स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और 8 की फाइट का वक्त है। आज का मुद्दा 8 की फाइट का, सरकार की सौगात कर्मचारियों को रहा। भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज जब से कुछ देर पहले खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई अहम फैसलों की जानकारी दी गई। कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई। राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख कर दी गई, पहले 20 लाख। वहीं कर्मचारियों की डेथ के बाद, उनके असमय निधन के बाद उनके परिवार को 10% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी की अगर बात की जाए, सरकार पारदर्शिता लाएगी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहीं 2 से ज्यादा बच्चे वाले कार्मिकों को पदोन्नति में राहत मिली है। किस विभाग में मिली है राहत, बताएंगे आपको। इसके साथ ही बिजली कंपनियों की आर्थिक हालत सुधारने की कवायद भी शुरू की गई और एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले की सरकार से हमारा अलग कार्य करने का उद्देश्य है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले छोटी सी आपको रिपोर्ट। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। राज्य कर्मचारियों को सौगात, ग्रेच्युटी 25 लाख की। कर्मचारी की डेथ के उपरांत ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी की एक लिमिट थी। वो जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख कर दी। पेंशनधारियों को आउटडोर चिकित्सा सुविधा राशि बढ़ाई। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगा कर्मचारियों को प्रमोशन। लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। तबादलों को लेकर भी चर्चा, पॉलिसी में पारदर्शिता लाई जाएगी। सरकार की सौगात, कर्मचारियों को राहत। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं। परिचय करा दूं एक एक करके सभी का। विकास बारहट जी बीजेपी से हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल, पहली प्रतिक्रिया राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस की जानना चाहेंगे। आज जिस तरह से सरकार ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूर किया है, इसमें चाहे बात कर्मचारियों के हितों की हो, इसमें चाहे बात बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की, सरप्लस राज्य बनने की हो, एमएसएमई के जरिए नॉलेज सेंटर बनाकर लोगों को रोजगार के अवसर सृजन करने की और अवसर प्रदान करने की कि आइए रोजगार कीजिए मीडियम स्केल पर, स्मॉल स्केल पर, तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बताइए। और यह भी बात महत्वपूर्ण कही गई कि पूर्व की सरकारों से कुछ अलग रखने का हम विचार रखते हैं। देखिए रविंद्र जी, पहले तो मेरी एक आपत्ति दर्ज कीजिए कि टॉपिक मेरे ख्याल से आपने लास्ट मोमेंट में चेंज किया है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन थी आप दूसरे टॉपिक पे करने वाले थे और अब आपके यहाँ पे टॉपिक कोई और है, तो ये वास्तव में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन्फॉर्मेशन सही ढंग से हुई नहीं। लेकिन खैर जो भी आपने बात कही, बिल्कुल ठीक है। मैं हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन इसमें हो गया हो, लेकिन मैं जानता हूं, समझता हूं राजेंद्र जी, आप बहुत ही मंझे हुए पत्रकार, माफ कीजिएगा, मंझे हुए आप प्रवक्ता हैं। आप महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन विषय की तैयारी विषय के अनुसार होती है। फिर भी जो आपने सवाल पूछे हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि इस देश के अंदर जो ये सरकार बनी है, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर तो जो 11 सालों से चल रही है, वो तो अपने आप में देख ही रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब यहां पर ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। डेली के अखबार के अंदर हत्या, रेप, दुष्कर्म, गैंग रेप, पता नहीं क्या क्या आ रही है, मतलब डकैती, लूट, एटीएम चोरी की, मतलब क्या क्या घटनाएं नहीं हो रही। फिर आपने देखा अपराध पूरी तरीके से चरम पर है। कर्मचारियों ने चेता दिया इस सरकार को कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ की गई, जो कि हमारा हक है, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कर्मचारियों ने चेता दिया। कर्मचारी नेताओं ने बयान आपने भी सुने होंगे, आपके तो डोटासरा जी का भी बयान सुना। ओपीएस अगर आगे हटा दिया तो फिर हम क्या कर देंगे, वो भी हमने सुना जी।
नहीं, हम कर्मचारियों के बिहाफ पे ही बोल रहे हैं। हमारा ओपीएस, हम कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारी और इतने ही करीबन हमारे जो पेंशनर्स हैं 5 लाख के आसपास, तो उन 12-13 लाख लोगों के लिए हम आवाज उठाते हैं। आप यहां देखिए कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पे 5,000 करोड़, और आप इसको देखिए, ये सरकार जब सत्ता में आई थी सब बीजेपी वाले कहते रहे राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, लेकिन हमने 200 यूनिट तक फ्री बिजली का, 2000 यूनिट किसानों को फ्री बिजली का हमने अपना वादा निभाया। आज ये 5,000 करोड़ का उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ डालने वाली है। अरे बताइए तो सही ना, आप पेट्रोल डीजल के नाम पे राहत दे नहीं पाए। आपने कहा कि हरियाणा और पंजाब से हम सस्ता कर देंगे। आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हुई, उस योजना को आपने खत्म कर दिया। आज प्राइवेट जो हमारे आरजीएचएस से जुड़े हुए जो फार्मेसी है, वो आरजीएचएस की दवाइयां नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके की यह सरकार चल रही है। इस सरकार के अंदर इंटरनल, जैसे आप देखिए अभी इनके एक प्रभारी हैं जो राधा मोहन अग्रवाल जी, इन्होंने मतलब क्या क्या है उनका, आज जिन लोगों के लिए उन्होंने अभद्र भाषा की प्रयोग किया है, वो उनको मतलब उनका खुद का राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, और फिर ऊपर से डर गए, बोले, कहते हैं अगर मेरे ऊपर कुछ होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी। अरे ऐसा बोलते ही क्यों? राजस्थान बहुत ही अपने जितने भी मेहमान आते हैं उनको अतिथि देवो भव की संज्ञा देता है और उनको पूरा मान सम्मान देता है, लेकिन अगर बदजबानी करोगे तो राजस्थान की जनता आपको सबक सिखाना भी जानती है। इन्होंने अपने नेता राजेंद्र राठौड़, जो कि 7 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनकी हाजिरी ले रहे हैं वो। अरे इतना बड़ा कद कहां से हो गया आपका? आप जुमा 4 बार विधायक बने, 1 बार राज्यसभा, वो भी यूपी के अंदर योगी के साथ सिर फटोवल मची हुई थी। यूपी की लड़ाई थामने के लिए आपने राजस्थान के अंदर भेज दिया। अब आप यहां के माहौल बिगाड़ना चाहते हो और कहते हो अगर मेरे पे कुछ हुआ तो उनकी जिम्मेदारी होगी। अरे कुछ नहीं होगा आपका, आपकी बदजबानी की वजह से आपके नेता ही आपको टॉपिक को लेकर बात कही आपने, ये तमाम बातों को रखा, मैंने आपको नहीं रोका टोका। मैं एक बार फिर से चाह रहा हूं, जो आज ये फैसले लिए गए जिसमें ये कहा गया कि सरकार अलग विचार के साथ पहले की सरकारों से काम करेगी और इसी लिहाज से आत्मनिर्भर कैसे प्रदेश बने, इसको लेकर कई फैसले लिए गए हैं। कर्मचारियों के हितों को लेकर फैसले लिए गए हैं। आप इनको कैसे देखते हैं? सही बात है, आपने जो मुद्दे उठाए जो तात्कालिक हैं वो भी बेहतर है, लेकिन जो आज ये फैसले हो उसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा ना, ओपीएस को कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। आने वाले समय में आंदोलन होंगे, कर्मचारी सरकार को दिखा देंगे, क्योंकि कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग होता है। अगर कर्मचारियों के साथ ये सरकार धोखा करेगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास बारहट जी, अगर मैं अपने शब्दों में सवाल लूं तो इसका मतलब यह है कि भाई आप कर्मचारियों को कितनी भी सौगातें दे दीजिए, विकास बारहट जी, लेकिन अगर यूपीएस लागू की, ओपीएस हटाई, वो बर्दाश्त नहीं होगा, भले ही कितना आप यहां पर खजाना खोल दीजिए। देखिए रविंद्र भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे काबिल मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने शिकायत करी कि एग्जाम का पेपर बदल गया है, लेकिन महोदय ने आंसर शीट वो लिखी जो उस पेपर के लिए तैयार करके आए थे, है ना। कहीं आपने जो डिबेट का मुद्दा दिया उसके आसपास भी नहीं गए। बातें वही, सर मुझे बोलने दीजिए सर, मैं कह रहा हूं ना आपको, मैंने बात की है। मैंने आपको 1 मिनट दीजिए राजेंद्र, बोलने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि आपके समय में बोलिए, आपके राजेंद्र, आप ये बता दीजिए ओपीएस पे नहीं बोला तो। अरे सर आप बता दीजिए ना, ओपीएस पे बोला है मैंने कहा ओपीएस हटाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस। ठीक है, बोलिए रविंद्र जी, मैं बोल सकता हूं? हाँ प्लीज बोलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक जिसमें आज अहम फैसले लिए गए, मैं स्वागत करता हूं उन फैसलों का और आपके माध्यम से जनता को भी बधाई देता हूं। जहां पर कर्मचारियों को जो है आरजीएचएस के माध्यम से जो 20,000 रुपए की आउटडोर सीमा होती थी उसको बढ़ाकर 30,000 किया गया है, और ग्रेजुएटी के पैसे जो 20 लाख रुपए थे डेथ ग्रेजुएटी के, वो उनको 25 लाख किया गया है। साथ ही साथ उनकी पेंशन भी जो है वो 10 साल तक जो है वो बढ़ोतरी के साथ उनके परिवारजनों को मिलेगी। एवं न्यायालय के लिपिक वर्गीय लोगों को जिनके की प्रमोशंस रुके हुए थे अधिक संतानों की वजह से, उनके ऊपर भी राहत देने का कार्य सरकार ने किया है। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में जहां पिछली सरकार 90,000 करोड़ का घाटा राजस्थान की सरकार के लिए छोड़ के गई थी, वहां 2.25 लाख से ऊपर के एमओयूज केंद्रीय कंपनियों के साथ करके राजस्थान सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर करी है कि किसानों को और राजस्थान के नागरिकों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और आने वाले समय में शीघ्र ही आप देखेंगे किसानों को दिन में भी बिजली देने का कार्य जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। और एमएसएमई में जो जमीन आवंटन का जो कार्य है वो भी आज की कैबिनेट बैठक के अंदर किया गया, जो आप सब बता भी चुके हैं। रविंद्र जी, एक सरकार हुआ करती थी
जो सरकार लगभग ऐसा सा ही समय ले लें तो वो सरकार सिर्फ दो दूरियों के बीच में फंसी रही और वहां तख्तों की लड़ाई चलती रही। और एक सरकार है जिस सरकार ने चुनाव के महज कुछ महीने पहले जिस तरीके के जनता को लुभाने के कार्य दिखाने शुरू किए, करने नहीं, कर तो पाए ही नहीं, कर सकते ही नहीं थे, उनको भी पता था। और एक सरकार है जो अपना 1 साल होने से पहले भी इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर कैबिनेट की बैठक करके और जनता को इन कार्यों की सौगात देने जा रही है। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अंतर है रविंद्र जी। नहीं, लेकिन राजेंद्र आर्य जी ने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब चाहेंगे कि आप दें कि कानून व्यवस्था जिसको लेकर आप सरकार में आए उसको लेकर भी चिंता जताई जानी चाहिए, उसको लेकर भी अपनी बातों को रखना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल राजस्थान सरकार पूर्णतया चिंतित है और भजन लाल जी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और सरकार इस मामले के अंदर बिल्कुल गंभीर है। और आप देखिए, मैं मानता हूं कि आपराधिक लोग, जिन लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति है, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके खिलाफ उस सरकार में और आज की सरकार में वहां आप देखते थे किस प्रकार पुलिस अधिकारियों ने नेताओं से प्रताड़ित होकर आत्महत्याएं करी, बलात्कार पीड़िताओं ने थानों के बाहर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाई मुकदमे दर्ज ना होने पर। और मैं कहता हूं उनके खुद के विधायक के खिलाफ जिसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया, तभी आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल उठाकर आज सरकार में लेकर आए। बिल्कुल आज रविंद्र जी आपको कहीं भी इस प्रकार की तस्वीर नहीं देखने को मिलती जहां किसी पीड़ित को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि अपराधी जो है वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको न्याय दिलाने में, लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने में और अपराधियों को दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार त्वरित कार्य जो अपराध कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर इसी सरकार में चल रहे हैं। बताइए राजेंद्र, देखिए बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर कोई नहीं बच रहा है। नहीं, देखिए रविंदर जी, अभी 3-4 दिनों के अंदर ही 3-4 घटनाएं तो जोधपुर के अंदर ही होगी। 3 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची के साथ में जोधपुर के अंदर ही अस्पताल के अंदर दुष्कर्म होता है। हेड कांस्टेबल आत्महत्या कर लेता है और तमाम पुलिस अधिकारियों के नाम लिख के जाता है कि इन लोगों की वजह से मैंने आत्महत्या की। उसके ऊपर एपीओ होने से क्या होता है? सस्पेंड किया क्या? अरे आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। न्याय नहीं है ये न्याय नहीं है। आप जो बातें करते हो तो घर भी बैठेंगे, जेल भी जाएंगे। जहां तक बलात्कार के मामले राजस्थान के अंदर बढ़े, जेल भी जाएंगे, घर भी महंगा किया, कोयला किसने महंगा किया? विदेश से कोयला कौन इंपोर्ट करता है? अरे बताइए ना, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, बिजली महंगी कोयले की वजह से होती है। और कोयले के दाम पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को कोयलों की खदानें दे दी। तो आज यहां पर यह देश पूछना चाहता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई मोदी सरकार, आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला आता है, रविंद्र जी आप बहुत ही रोचक फैसला है, उसके अंदर से आयुष डिपार्टमेंट का एक ऐसा है कि प्रलोभन और भ्रामक विज्ञापन वाला जो क्लॉज था वो क्लॉज हटा दिया। अरे पतंजलि को फायदा देने के लिए वो क्लॉज तक हटा दिया जहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था। अरे इतनी बेशर्मी अपनी पूंजीपति मित्रों के लिए और देश की जनता के लिए, जनता की जान खतरे में आप नहीं डाल सकते। और ऐसे मुझे लग रहा है विषय से हम भटक रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमने पहले भी बहस की थी 2 दिन पहले और कानून व्यवस्था पर भी की थी और आगे भी जरूर करेंगे। लेकिन एक बार विकास जी से जवाब ले लेते हैं इसका। विकास जी, क्योंकि अगर सवाल खड़ा किया तो जवाब दीजिए, फिर मैं आगे आशुतोष जी और अपने बाकी मेहमानों से बात करूंगा। जी विकास जी। रविंद्र जी, देखिए, जब भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो मैं मानता हूं इस पूरी देश की जनता के सामने ये अपना ही मजाक सा उड़ाते दिखते हैं, जहां ए से लेके जेड तक, A-G, 2G, जीजा जी, मैं कह रहा हूं सर बीच में मत बोलिए आप। A1A2 कौन है? सर बीच में मत बोलिए, बता दो सर। आप अंबानी अडानी कौन है? अरे तो अंबानी के साथ आपकी सरकार एमओयू कर रही थी, गहलोत साहब तारीफें करते हैं। एक बार आशुतोष रावत साहब के पास आऊंगा। आशुतोष रावत जी, 2019 में जब प्रदेश में चुनाव हुए थे तो कहा यही गया कि बीजेपी सरकार के जाने का एक बड़ा और प्रमुख कारण कर्मचारी ही हैं। और अब ये मौजूदा बीजेपी सरकार की तरफ से जो कर्मचारियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी गई और जो घोषणाएं की गई, आपको क्या लगता है कर्मचारियों को लेकर जो पूरे खुले दिल के साथ खजाना खोला जा रहा है और बड़ी योजनाएं या कहें कि बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, अच्छी बात है, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे सोच है? देखिए, बिल्कुल रविंद्र जी, जो 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम आए थे उनके पीछे
राज्य कर्मचारियों की नाराजगी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा थी। और जैसा कि कल भी हम आप चर्चा में कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस टेन्योर के हिसाब से काम नहीं कर रही है, बल्कि 2028 का राजस्थान चुनाव हो या 2029 का लोकसभा चुनाव हो, उन दोनों चुनावों को ध्यान में रख करके काम कर रही है। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कैबिनेट की जो डिसीजंस आए हैं उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। और अभी कल परसों में ही केंद्र की सरकार ने भी यूपीएस को इंट्रोड्यूस करके पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों को अपने फेवर में करने के लिए एक दिशा बड़ा कदम उठाया। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में हार हो या कुछ अन्य जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जो इन लोकसभा के चुनावों में हार मिली है, उसका भी एक बड़ा कारण राज्य कर्मचारी या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी नाराजगी एक बड़ा कारण बताया जा रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने जो मीटिंग की है वो दो चीजें मुझे उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखती है। वो है एक तो कर्मचारियों का हित, कर्मचारियों के कल्याण की बातें करना, दूसरा एनर्जी पावर की जो स्थिति है, बिजली की जो स्थिति पूरे प्रदेश भर के अंदर है, उसको शायद सरकार गंभीरता से ले रही है। और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि आप लगभग 9,000 करोड़ का 90,000 करोड़ का घाटा छोड़ करके गए हैं। और ऐसे में 3,000 मेगावाट की सोलर जो सोलर स्कीम्स के लिए उन्होंने तमाम भूमि आवंटन का जो फैसला आज लिया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकारी कर्मचारी और आम जन के लिए जुड़े हुए दो बड़े मुद्दों पर मुझे लगता है आज भाजपा ने एक सही दिशा में कदम बढ़ाया। इस पर कितना काम हो पाता है ये आगे वाले दिनों में देखने निरंजन पोद्दार जी, देखिए एक कैबिनेट की बैठक में हर एक विभाग की हर एक तरह की आप प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे सकते, लेकिन एक दिशा दिख रही है क्या इन प्रस्तावों में जो आज ये फैसले लिए गए? और जो कांग्रेस कह रही है जिन मुद्दों को नहीं छुआ गया, क्या उनको छूना जरूरी था या सरकार कब तक इस पर जवाब देगी? देखिए रविंद्र जी, अगर आप मेरा विचार पूछेंगे तो जिस तरीके से सरकार राज्य कर्मचारियों के साथ उदारता के साथ पेश आ रही है, या यूं कहें कि उनको जिस तरीके से राहत पे राहत दे रही है, निश्चित रूप से ये कदम स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें मेरी थोड़ी एक और मत है रविंद्र जी, और वो ये है कि इन लोगों को जिम्मेदार बनाना भी सरकार का काम है। क्योंकि आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिना प्रसाद चढ़ाए कहीं पर भी कोई आशीर्वाद मिलता नहीं है किसी भी विभाग के अंदर। और जब ऐसी स्थिति हो तो जो प्रदेश की 6.5-7 करोड़ की जनता है उसके प्रति भी सरकार की जवाबदारी बनती है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको तो आप देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों को, और हमारे यहाँ एक अवधारणा या यूं कहें कि हमारे यहाँ एक ये कहा गया कि भारत जो है वो गांवों का देश है। भारत गांव के अंदर भारत बसता है। और गांव के अंदर कौन बसता है? गांव के अंदर ज्यादातर किसान कृषक वर्ग बसता है। तो जिस तरीके से पैक्स लैंप के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से समझ लीजिए निराश्रित है, तो सरकार को उनकी तरफ से जो सहकारी समितियां हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो अवधारणा थी, उसका जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था की गई, वो खाली इसलिए की गई कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ किसान, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ किसान भी उससे लाभान्वित हो। जब उनके कर्मचारियों की तनख्वाहें 10,000 से नीचे होंगी, 6 साल 1.5 साल 2 साल से उनको पैक्स लैंप्स के कर्मचारियों को अगर तनख्वाहें नहीं मिलेगी सहकारी समितियों को, तो आपको उधर भी थोड़ा देखना चाहिए। केवल ऐसा नहीं हो कि अंधा बांटे रेवड़ी घूम घूम खुद को ही दे। रविंद्र जी, आपको यह चीज भी समझना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार अपनी प्रशंसा में लगी हुई है, तो मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर एक कहावत है रविंद्र जी की, चाल कम हल्ले ज्यादा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा मुझे इसलिए लग रहा है। ऐसी कौन सी सरकार है जो अपनी निंदा करती हुई आपने देखा क्या आज तक? नहीं रविंद्र जी, निंदा की बात थी। जिस तरीके से जो अभी बात हो रही थी कानून व्यवस्था की, निश्चित रूप से देखिए आज जनता ने कांग्रेस की कानून व्यवस्था से, बुरी कानून व्यवस्था से आज ही जाकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दे दी। लेकिन आज भी स्थितियां जस की तस है। और जिस तरीके से वहां के बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं लिपापोती में लगती है, रविंद्र जी बड़ी वेदना होती है। क्योंकि आप तो ये कह करके आए थे कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, तो सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मतलब कहने से नहीं फर्क पड़ना चाहिए, होता हुआ दिखाई देना चाहिए। विकास बारड़ जी, एक और सवाल को छूना चाहूंगा, एक और पहलू है। मौजूदा कर्मचारियों की तो बड़ी फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन भविष्य के कर्मचारियों को लेकर भाई
लगातार क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाए, इसको लेकर धरने भी दिए जा रहे हैं बेरोजगारों की तरफ से। कुछ कैबिनेट की बैठक में आएंगे इसको लेकर फैसले कि आप जो 4 लाख 5 लाख या 9 लाख जो भी आप नौकरियां देने वाले हैं आगे वाले समय में, वो कब से जारी होंगी, कब से उनके विज्ञापन आएंगे, किस विभाग में कितनी नियुक्तियां होंगी, इस पर कैबिनेट की तरफ से कब तक आएंगे फैसले? देखिए रविंद्र जी, इसको लेकर जल्द ही जो है वो आपके सामने जो आरपीएससी का जो एक तय कैलेंडर की भी जो बात हो रही है, इस प्रकार के फैसले, अहम फैसले राजस्थान सरकार के आप यूं मानिए पाइपलाइन में है, जो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे कि जिनमें तय सीमा के अंदर भर्तियां पूरी होंगी। और दूसरा रविंद्र जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी भ्रष्टाचार की बात के ऊपर मेरे साथी प्रवक्ता जो है वो बड़ा अग्रेसिव होकर बात कर रहे थे। आप देखिए, इनके डिप्टी सीएम ने पैदल मार्च निकाला था आरपीएससी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा के। उस टाइम सरकार किसकी थी? तब लाल डायरी चली थी, इनके मंत्री ने विधानसभा के फ्लोर पे लाल डायरी लहराई थी। और आज इनके पूर्व ओएसडी जो है वो बाकायदा रिकॉर्डिंग सुना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके चैनल ने भी, आपके लोगों ने भी उन वीडियोज को दिखाया है। और आप यहां बैठ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अडानी अंबानी देश के व्यापारियों के ऊपर, व्यवसायियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब अडानी के साथ एमओयूज किए, आपसे बीच में क्यों बोलते हैं सर? आपके कार्रवाई सर मेरे से उम्र में बड़े हैं। सांप सूंघ गया क्या? आपको सांप सूंघ गया क्या? देखिए, आपके पास में तमाम सबूत है तो कार्रवाई करो। फालतू की ये जबानी जंग लड़ने से कोई मतलब नहीं। आपके पास है क्या सबूत? करते हो आप कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? आप गांधी परिवार की चापलूसी करने वाले लोग, जिनके जो जमानत पे घूम रहे हैं, मां बेटे आपकी राजमाता और आपका राजकुमार जमानत पे घूम रहे हैं, जो पूरी तरीके से चोरी, भ्रष्टाचार, जनता के पैसों का गबन करने में लिप्त है, ऐसी सरकार के नुमाइंदे लड़के यहाँ पर आप बेउतर बात करते हैं। आपके पास क्या प्रमाण है? आपके पास क्या प्रमाण है? बताइए मुझे, बताइए क्या प्रमाण है आपके पास? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? बताइए ना क्या प्रमाण है? आपकी सरकार है, अडानी के साथ एमओयू करती है, आपकी सरकार है, आज वक्त इतना ही है मेरे पास, काम करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप चारों मेहमानों का आज हमारे साथ। आप आर्ट की फाइट में शामिल हुए, शिरकत आप सभी ने की। आज फिलहाल आर्ट की फाइट में इतना ही। ब्रेक का वक्त आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।